सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने निकहत को उसके स्कूल के गेट पर छोड़ा ही था। एक अजनबी औरत मेरे करीब आई और बोली, आप निकहत की नई माँ समीना हो ना? मैंने कहा हाँ। मैं उस अजनबी औरत के अचानक पूछे गए इस सवाल से हैरान थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह बोली, मेरा नाम साहिबा है और मैंने अपने 6 साल के बेटे का इसी स्कूल में एडमिशन करवाया है। आपकी बेटी निकहत और मेरा बेटा सागर दोनों एक ही क्लास में साथ-साथ बैठते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। सागर घर पर पूरे दिन निकट की ही बातें करता है। कई दिनों से मैं आपसे मिलना चाहती थी और आखिरकार आज आप मिल गईं। साहिबा की बातों को सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरी सौतेली बेटी निकहत की उम्र अभी 6 साल की थी, जिसका एडमिशन इस स्कूल में मैंने पिछले महीने ही करवाया था। 1 महीने में ही साहिबा का बेटा और मेरी बेटी अच्छे दोस्त हो गए थे। ये तो मैं नहीं जानती थी क्योंकि निकहत घर में कई बार सागर का नाम लेती निकहत मैंने कभी निकहत की इस बात पर गौर नहीं किया था। साहिबा की बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अच्छी बात है कि बच्चों की दोस्ती की वजह से आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और ये कि निकहत मेरी सगी बेटी नहीं है, क्या ये बात आपके बेटे ने आपको बताई है? और मेरे इस सवाल पर शायद साहिबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, नहीं समीना, दरअसल मैं आपके शौहर रफीक को अच्छी तरह जानती हूँ। वह मुझे बहन कहते हैं। कभी वो ओखला में मेरे घर के पास ही रहा करते थे, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने जाकिर नगर में घर ले लिया। पिछले साल जब रफीक ने मुझसे दूसरी शादी की तो वह मेरे घर शादी का कार्ड देने आए थे और मैं अपने शौहर फुरकान के साथ तुम्हारी शादी के रिसेप्शन में भी गई थी। साहिबा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लेट हो रही हूँ, इसलिए घर जा रही हूँ। जाकिर नगर में रफीक ने एक फ्लैट लिया हुआ था। ये फ्लैट बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर था। घर में मेरी सास भी रहा करती थी। उन्हें गठिया की बीमारी थी, जिसकी वजह से तीसरी मंजिल से नीचे चढ़ना उतरना उनके बस में नहीं था। इसलिए वे ज्यादातर समय फ्लैट के अंदर ही रहा करती थी। कभी कभी जब माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मेरे शौहर अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे। जब भी उन्हें माँ को कहीं ले जाना होता, रफीक उन्हें गोद में उठाकर नीचे तक ले जाते। रफीक सुबह उठकर अपने जॉब के लिए निकल जाते। निकहत को स्कूल तक लाने ले जाने का काम मैं खुद किया करती थी। निकहत मेरी सौतेली बेटी जरूर थी, लेकिन मैं कभी भी उसे सौतेला बर्ताव नहीं रखती थी। मैं निकहत को किसी चीज की कमी ना होने देती। यही वजह थी कि निकहत भी मुझ पर भरोसा करने लगी थी। वह कहते हैं ना कि सगी माँ की जगह दुनिया में कोई भी दूसरी औरत नहीं ले सकती। मैं इस बात को झुटला तो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था कि सौतेली माँ के बारे में जो लोगों की सोच है वो मैं जरूर बदल दूंगी, और मैं अपने इस मकसद में थोड़ी बहुत कामयाब भी हो रही थी। रफीक की बेटी निकहत को मैं शाम को पार्क में घुमाने ले जाती, उसे बढ़िया कपड़े पहनाती और उसके साथ खूब मस्ती करती। ये देखकर मेरी सास मुझसे काफी खुश रहा करती थी। साथ ही रफीक के दिल में भी मेरी इज्जत काफी बढ़ गई थी। रात को जब रफीक घर आए तब तक निकहत सो चुकी थी। रफीक ने सोई हुई निकहत के माथे को चूमा और फिर अपनी माँ के पास बैठ गए। मैं उनका खाना हमेशा की तरह उनकी माँ के कमरे में ले गई, वहीं बैठ गए। मैंने साहिबा से सुबह हुई मुलाकात के बारे में बताया तो रफीक ने कहा, साहिबा और उसका शौहर फुरकान बहुत अच्छे लोग हैं। कभी वो मेरे पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं भी काम में इस तरह बिजी हो गया कि उनसे मिलने की फुर्सत ही नहीं निकल पाया। ऐसा करते हैं, इस इतवार के दिन उन्हें यहीं खाने पर बुला लेते हैं, कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक है। मैं कल सुबह जब निकहत को स्कूल छोड़ने जाऊंगी तो साहिबा से इतवार को दावत के लिए कह दूंगी। अगली सुबह मुझे स्कूल के गेट पर ही साहिबा मिल गई और मैंने उसे इतवार को दावत पर आने को कह दिया। तो साहिबा मुस्कुराते हुए बोली, रफीक से कहना कि उसकी बाजी उससे नाराज है। जब तक तुम दोनों मियाँ बीबी मेरे घर नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। शाम को रफीक के घर आने के बाद जब मैंने साहिबा की नाराजगी वाली बात रफीक को बताई तो मुस्कुरा गया और बोला, ठीक है, इस इतवार को हम दोनों ही साहिबा के घर चलेंगे। मैं फोन करके साहिबा को इस बात की इत्तला कर दी थी। इतवार के रोज निकहत को साथ लेकर हम दोनों मियाँ बीबी साहिबा के घर की ओर निकल पड़े। साहिबा के घर रात की दावत थी। हम लोग समय से पहले ही साहिबा के घर के सामने खड़े थे। घर का ये एक छोटा सा मकान था। तंग गलियों से होकर यहाँ तक आसानी से पहुंचना भी मुश्किल था। मालूम नहीं
साहिबा ऐसी जगह पर कैसे रह रही होगी। कुछ ही देर में हम दोनों मियाँ बीवी साहिबा के छोटे से घर में थे। हमें देखकर साहिबा के साथ साहिबा का शौहर फुरकान भी काफी खुश था। निकाहत तो सागर को देखते ही खुशी के मारे उछल गई। दावत खत्म होने तक दोनों बच्चे पूरे घर में मस्ती करते रहे। साहिबा का शौहर फुरकान और रफीक पहले से एक दूसरे को बखूबी जानते थे। दावत के दौरान मालूम चला कि साहिबा के शौहर फुरकान की जॉब छूट गई है। खाने के बाद हम लोगों की काफी देर तक बातें होती रहीं। रफीक और फुरकान बातों में लगे थे। तभी साहिबा ने कहा, समीना छत पर चलो, मैं तुम्हें अपना छोटा सा बगीचा दिखाती हूँ। रफीक और फुरकान को नीचे छोड़कर मैं साहिबा के साथ उसकी छत पर थी, जहाँ छोटी सी जगह में साहिबा ने खूबसूरत बगीचा बनाया हुआ था। रात के वक्त भी फूल खिले हुए थे, नजर आ रहे थे। मैंने साहिबा से कहा, साहिबा आपका बगीचा वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं मेरठ में थी तब मैंने भी घर के आंगन में ऐसा ही बगीचा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी शादी हो गई। मेरी बात को बीच में काटते हुए साहिबा ने कहा, समीना रफीक से तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई मैं सब जानती हूँ, और तुम बेहद कमजोर इंसान हो ये भी मैं जान गई हूँ। आखिर लाइन में साहिबा के तलख लहजे को मैं समझ न पाई। मैंने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझी। साहिबा ने कहा, तुम्हें एक बार अख्तर की मजबूरियों को भी समझना चाहिए था समीना। उसकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी। साहिबा के मुंह से अख्तर का नाम सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, साहिबा उस कमीने के बारे में मुझे कोई बात नहीं सुननी है। मैं नीचे जा रही हूँ। मेरे इतना कहते ही साहिबा ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और बोली, समीना तुम रफीक के साथ खुश होने का दिखावा करती हो, जबकि सच तो ये है कि तुम आज भी अख्तर से मोहब्बत करती हो। तुम दुनिया से ये सच छुपा सकती हो, लेकिन खुद से नहीं। मैंने साहिबा के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और सीधे रफीक के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, रफीक हम लोग लेट हो गए हैं, मम्मी को दवाई भी खिलानी है। साहिबा भी छत से आकर मेरे पीछे ही खड़ी थी और उसने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की, और अगले 1 घंटे में हम दोनों अपने फ्लैट पर पहुंच गए। बिस्तर पर आते ही रफीक गहरी नींद सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। साहिबा की बातें मुझे परेशान कर रही थी। 1 साल पहले ही मेरी रफीक से शादी हुई थी। ये रफीक की दूसरी शादी थी और मेरी भी। रफीक और मेरी शादी नहीं बल्कि एक तरह का बदला था। 2 साल पहले रफीक की पहली बीवी नाजो मेरे पहले हस्बैंड अख्तर के साथ भाग गई थी। रफीक और अख्तर चचेरे भाई थे। मेरठ में दोनों का घर आस पास में ही था। अख्तर से मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मुझे रफीक अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन नाजो से उसकी शादी की बात घर में चलाई और नाजो के साथ रफीक की शादी हो गई। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही रफीक दिल्ली आ गया और जाकिर नगर में जॉब करने लगा, और इधर उसकी नई नवेली दुल्हन नाजो उसका इंतजार करती रही। जब भी नाजो रफीक के साथ दिल्ली जाने की बात करती, हर बार यही कहता कि दिल्ली में जब तक वह अपना फ्लैट नहीं खरीदता तब तक वह नाजो को दिल्ली नहीं बुलाएगा। नाजो की शादी को 1 साल बीते और इसी बीच नाजो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इस बीच मेरठ में नाजो का इंतजार और दिल्ली में रफीक का संघर्ष जारी रहा। नाजो और रफीक की बेटी निकी 3 साल की हो चुकी थी। तीज त्योहार को रफीक 2-4 दिनों के लिए मेरठ आता और फिर दिल्ली चला जाता। मैं भी नाजो को लेकर बेहद परेशान थी। नाजो मेरे पड़ोस में ही रहती और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मेरी सगी बहन नाजो ने अपनी तन्हाइयों का हल निकाल लिया था, और उसकी तन्हाइयों का साथी कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर अख्तर ही था। एक दिन दोनों घर से गायब हुए। 6 महीने तक जब दोनों की कोई खबर नहीं मिली तो मैं मायूस हो गई। महीनों तक मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं अपनी बहन की धोखेबाजी पर रोऊं या अपने शौहर की बेवफाई पर रोऊं। इसमें दोष किसका था, अख्तर का या नाजो का? कभी लगता कि सारा दोष रफीक का था। अगर वह अपनी बीवी नाजो से मोहब्बत करता तो नाजो को अख्तर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर रफीक नाजो को दिल्ली लेकर चला जाता तो मेरी खुशहाल गृहस्थी यूं बर्बाद होने से बच जाती। अख्तर के लिए मेरे मन में नफरत के अलावा कुछ बाकी ना रह गया था। 6 साल के शादीशुदा रिश्ते को उसने एक झटके में बर्बाद कर दिया था। यूं तो मैं रफीक को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी, लेकिन अख्तर से बदले की आग ही मुझे रफीक के करीब ले आई। 1 साल पहले जब रफीक ने मुझे शादी की बात की तो मैंने रफीक से शादी के लिए हाँ कर दी।
मुझे लगा जब ये बात अख्तर तक पहुंचेगी तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन रफीक से मेरी शादी को 1 साल बीतने के बाद भी अख्तर का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। रफीक से मेरी शादी के वक्त निकहत 5 साल की थी। मुझे शक था निकहत रफीक की नहीं बल्कि अख्तर की बेटी है। उसके बावजूद मैं निकहत को अपनी बेटी ही मान चुकी थी। निकहत का मेरे और रफीक के अलावा था भी कौन। आज साहिबा के मुंह से अख्तर की बात सुनकर मैं हैरान थी। मुझे साहिबा की बात सुननी चाहिए थी। आखिर वे अख्तर को कैसे जानती है। अख्तर के साथ बिताए हुए 6 साल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था और वक्त के साथ रिश्ते भी बदल चुके थे। जो रफीक कभी मेरा देवर हुआ करता था अब वह मेरा शौहर था। इन सब के लिए अख्तर खुद ही जिम्मेदार था। साहिबा से मेरी मुलाकात को चंद रोज ही हुए थे, लेकिन मैं रफीक के साथ बोरिंग सी जिंदगी जी रही थी। ये साहिबा कैसे जानती थी। यही सब सोचते हुए सुबह हो गई। सोमवार का दिन था। रफीक उठते ही ड्यूटी के लिए तैयार होने लगा। मैं भी निकट को स्कूल के लिए जगाने अपनी सास के रूम की ओर बढ़ी। तभी रफीक ने कहा, समीना, कल फुरकान ने बताया कि उसकी जॉब छूट गई है। तो मुझे उनके हालत पर बेहद दुख हुआ। अभी ऐसा भी वक्त था मुझे दिल्ली में कोई जानता भी नहीं था। तब फुरकान और उसकी बीवी साहिबा ने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। आज वक्त आ गया है कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने कहा, आपको जैसा ठीक लगे जरूर कीजिए। रफीक के लिए नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने निकत को तैयार किया और उसे लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गई। निकत को उसकी क्लास में पहुंचाने के बाद मैं वापस स्कूल के गेट तक पहुंची और साहिबा का इंतजार करने लगी, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। तो मैं घर लौट आई। अगले कई दिनों तक मैं स्कूल के गेट पर साहिबा का इंतजार करती रही, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। क्लास में सागर के ना रहने पर निकहत भी अब स्कूल जाने से कतराने लगी थी। सुबह सुबह वो स्कूल ना जाने की जिद पकड़कर रोने लगी। फिर जैसे तैसे मैं स्कूल छोड़कर आती। एक दिन मैं निकहत के क्लास में गई और उसकी क्लास टीचर से साहिबा के बेटे सागर के बारे में पूछा। उसने बताया कि सागर अब स्कूल में नहीं पढ़ता। उसके घर वाले कई महीनों से स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे। मेरे ऊपर स्कूल की प्रिंसिपल का दबाव था। पिछले शनिवार को ही मैंने सागर के पेरेंट्स को कॉल कर स्कूल बुलाया। सागर की मां आई। उन्हें प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कह दिया, अगर स्कूल की फीस भरने की औकात नहीं तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। और तब से सागर स्कूल नहीं आया। क्लास टीचर से ये बात सुनकर मुझे साहिबा पर बेहद तरस आने लगा। स्कूल से अपने घर आने की बजाय मैंने साहिबा के घर के लिए ऑटो पकड़ लिया। मैं सुबह सुबह निकहत को स्कूल छोड़ने निकली थी और उसे स्कूल छोड़ने के बाद सीधे साहिबा के घर के लिए निकल पड़ी थी। ऑटो वाले को किराया देने के लिए ना तो मेरे जेब में रुपए थे और ना मैं अपना फोन ही साथ लाई थी। मैंने सोचा था कि साहिबा के घर पहुंचकर उसे 100 रुपए उधार मांगकर ऑटो वाले को दे दूंगी। लेकिन जब साहिबा के घर पहुंची तो उसके दरवाजे पर मोटा सा ताला देखा। पड़ोस में पता किया तो मालूम चला कुछ दिनों पहले ही साहिबा और फुरकान मकान बेचकर चले गए। कहाँ गए ये बात किसी पड़ोसी को मालूम नहीं था। मैंने ऑटो वालों से कहा, मुझे जाके नगर ले चलो, वहीं पूरा किराया अदा कर दूंगी। मेरे चेहरे की बेचैनी को इस वक्त कोई भी आसानी से पढ़ सकता था। मुझे अपनी अकल पर भी गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों से साहिबा मुझे मिलती रही, लेकिन मैं उससे उसका फोन नंबर तक नहीं ले पाई थी। साहिबा को लेकर मुझे रफीक पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह साहिबा और फुरकान को लेकर सिर्फ हमदर्दी भरे बातें ही करता रह गया। अगर रफीक के दिल में सच में साहिबा के लिए थोड़ी हमदर्दी होती तो वह वक्त रहते दोनों की मदद जरूर करता। शाम को जब रफीक घर आया मैंने उससे सारी बात बता दी। आखिर मैंने कहा, तुम्हारे पास तो उनका नंबर होगा ही, पूछो कि दोनों ओखला छोड़कर कहाँ चले गए। मेरे सवाल पर रफीक मुस्कुराया और बोला, उस दिन जब हम साहिबा के घर दावत पर गए थे तब तुम साहिबा के साथ छत पर चली गई थी। नीचे मैं और फुरकान रह गए थे। तब मुझे फुरकान ने अपने हालत के बारे में सब कुछ बता दिया था। तब से मैं उन्हें लेकर बेहद परेशान था। मैंने तुम्हें बताया था, पिछले हफ्ते ही मैंने फुरकान को गुड़गांव में जॉब दिलाई थी। ओखला आना जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए ओखला वाला फ्लैट बेचकर फुरकान ने गुड़गांव में ही फ्लैट खरीद लिया है और उसके बेटे सागर का एडमिशन भी वहीं हो गया है। अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। दोनों बेहद खुश हैं। रफीक की बात सुनकर मैं बेहद हैरान थी, साथ ही मुझे रफीक पर बेहद फक्र भी हो रहा था। उसने फुरकान और साहिबा के एहसान को चुका दिया था। साहिबा को लेकर मेरी चिंताएं खत्म हो गई थी। मैंने रफीक से कहा,
तुमने इतना बड़ा काम कर दिया और मुझे खबर तक नहीं दी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कम से कम मुझे तो ये बात मेरे पूछने से पहले बता दिए होते तो मैं इतनी परेशान ना होती। रफीक ने कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन भूल गया। मेरे फ़ोन से साहिबा का नंबर ले लो और उससे बात कर लो। मुझे साहिबा से कुछ और भी बातें करनी थी जो मैं रफीक के सामने नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने साहिबा का नंबर अपने फ़ोन में सेव किया, लेकिन रफीक के सामने उसे कॉल नहीं लगाया। अगली सुबह जब मैं निकहत को स्कूल छोड़कर आई, तब तक रफीक अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके थे। मैंने अपनी सास को नाश्ता देकर उन्हें उनकी सुबह वाली दवाई खिलाई और अपने कमरे में आकर साहिबा को फ़ोन लगा दिया। इधर से आवाज़ आई, आप कौन हैं? मैंने कहा, आवाज़ से पहचानो कि मैं कौन हूँ? साहिबा ने कहा, ओह, मैं पहचान गई समीना, कैसी हो? मैं बोली, अब तुम्हें मेरे से क्या मतलब है? अगर मेरी इतनी ही फ़िक्र होती तो मुझे बताए बिना तुम ओखला छोड़कर क्यों भाग जाती? साहिबा ने कहा, समीना, मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था और मैंने रफ़ीक से तुम्हारा नंबर मांगा भी था, तो उसने कहा था कि वह जल्दी ही गुड़गांव हमारे नए फ्लैट पर तुम्हें साथ लेकर आएगा। वैसे भी मुझसे तुम्हें ढेर सारी बातें करनी हैं। मैंने कहा, उस दिन अख्तर के बारे में तुम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक तुम्हारे मुंह से अख्तर का नाम सुनकर मैं उस वक्त घबरा गई थी, इसलिए तुम्हारे घर से चली आई। तब से मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि तुम अख्तर को कैसे जानती हो। साहिबा ने कहा, समीना, तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम आज ही मुझसे साकेत मेट्रो के पास वाले पार्क में मिलो। मैंने कहा, निकहत को स्कूल से घर लाकर मैं निकल जाऊंगी। वह बोली, ठीक है, जब तुम निकलना तो मुझे कॉल कर देना, मैं भी गुड़गांव से साकेत के लिए मेट्रो पकड़ लूंगी। दोपहर के 3 बजे थे और मैं साकेत मेट्रो के गेट नंबर 2 के पास वाले पार्क में थी। पेड़ के छांव में पड़ी एक खाली बेंच पर मैं साहिबा के साथ बैठी हुई थी और पहले के मुकाबले वह बेहद खुश नजर आ रही थी। मैंने समय बर्बाद न करते हुए साहिबा से कहा, साहिबा, मुझे घर पहुंचने में वक्त लगेगा, रफ़ीक की मम्मी को शाम की दवा भी खिलानी है। मैं उनसे बहाना करके यहाँ आई हूँ, इसलिए जो भी बात है मुझे जल्दी बता दो। साहिबा बोली, क्या तुम रफ़ीक के साथ खुश हो? मैं बोली, साहिबा, इस बात से अब क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए वो एक अच्छा शौहर हो ना हो, लेकिन दुनिया के लिए रफ़ीक एक बेहतरीन इंसान है। उसके दिल में सबके लिए जगह है और मुझे खुशी है कि मैं एक बेहतरीन इंसान के साथ रहती हूँ। साहिबा ने कहा, समीना, तुम एक जवान और खूबसूरत औरत हो और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं जानती हूँ कि रफ़ीक एक नेक दिल इंसान है और उसने लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक बीवी को अपने शोहर से जिस सुख की ज़रूरत होती है वह रफ़ीक तुम्हें नहीं दे सकता। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। साहिबा पहली मुलाकात से मुझे हैरान करती हुई आ रही थी और उसकी बात पर तो मैं और ज़्यादा हैरान हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी निजी ज़िंदगी की पूरी किताब पढ़ चुकी हो। मैंने अपनी हैरानी को जाहिर करते हुए साहिबा से पूछा, साहिबा, तुम ये सब कैसे जानती हो? साहिबा बोली, बात 10 साल पुरानी है। तुम्हारा पहला शौहर अख्तर अपनी एमबीए की पढ़ाई दिल्ली से कर रहा था, तब उसकी तुम्हारे से शादी नहीं हुई थी। एमबीए के दौरान ही अख्तर और मेरे शौहर फुरकान की अच्छी दोस्ती हो गई। एमबीए फाइनल करने के बाद अख्तर को मेरठ की एक कंपनी में जॉब लग गई और फिर उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। 7 साल पहले अख्तर अपने भाई रफ़ीक को लेकर दिल्ली आया था। तब अख्तर की तुमसे शादी हो चुकी थी। रफ़ीक भी दिल्ली से एमबीए करना चाहता था, लेकिन दिल्ली में रहने के लिए उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। तब मेरे शौहर फुरकान ने अपनी पुरानी दोस्ती के खातिर अख्तर के भाई रफ़ीक को अपने घर में ही जगह दे दी। साहिबा बीते दिनों में इस कदर खोई हुई थी, उसे समय का अंदाजा भी नहीं हुआ था। 6 बजे से पहले मुझे घर पहुंचना था, लेकिन साहिबा से अब तक की बातचीत के दौरान ही 4 बज चुके थे। मैंने कहा, साहिबा, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम मेरी पर्सनल बातें कैसे जानती हो। अख्तर इस वक्त कहाँ है? साहिबा ने कहा, समीना, रफ़ीक के घर में तुम्हें दुनिया का सारा सुख मिल सकता है, लेकिन तुम्हें वह सुख हरगिज नहीं मिलता जो तुम्हें अख्तर से हासिल होता था। और ये बात मैं इसलिए अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि जब रफ़ीक मेरे घर में रहता था तब मैंने रफ़ीक के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करने की कोशिश की थी और मुझे उसकी हकीकत पता चल गई थी। वह नामर्द है। बात मैं जान गई थी। तुम्हारी बहन नाजो रफ़ीक की इसी कमजोरी की वजह से उसे छोड़ गई।
जब 1 साल पहले रफ़ीक ने तुमसे शादी की थी तभी से मुझे तुम्हारी किस्मत पर तरस आने लगा था और जब तुम मुझे स्कूल में मिली तब से मैं तुम्हें लेकर परेशान रहने लगी और मैं अख्तर से मिली जो सादिक नगर में नाजो के साथ रहता है। वह नाजो को लेकर दिल्ली आया था। उसे मेरे शौहर फुरकान ने ही सादिक नगर में मकान दिलवाया और फुरकान ने ही उसे अपनी कंपनी में जॉब भी दिलाई है। मैंने कहा अख्तर दिल्ली में रहे या जहन्नम में उससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बीवी के साथ खुश है तो मैं भी अपने शौहर के साथ मजे में हूँ। जिस्मानी सुख से ऊपर भी कई और चीजें होती हैं जिनके सहारे जिंदगी को जिया जा सकता है। तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ दो साहिबा। मैं जा रही हूँ और आइंदा मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर मैं बेंच से उठने ही वाली थी, साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली समीना मेरी पूरी बात तो सुनती जाओ, उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे करना। 2 साल पहले तक अख्तर और नाजो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। नाजो और अख्तर की कार का एक्सीडेंट हुआ। दोनों दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में 2 महीने तक एडमिट रही। अख्तर धीरे धीरे ठीक हो गया लेकिन नाजो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब वह नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकेगी। हम दोनों ने साकेत के बाहर से ऑटो पकड़ा और 6 बजे से पहले सादिक नगर में अख्तर के फ्लैट पर पहुंच गए, जहां मैंने पूरे 3 साल बाद अख्तर को देखा। वह नजरें नीचे किए हुए किसी गुनहगार की तरह मेरे सामने बैठा हुआ था और बगल के बेड पर मेरी बहन नाजो लेटी हुई थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें भर आई, लेकिन वह मुझसे मिलने के लिए बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी इस हालत पर मैं भी खुद को ना रोक पाई और रोने लगी। इसी बीच रफीक भी वहां पहुंच गया, जिसे वहां देखकर मैं और भी ज्यादा चौंक गई। अख्तर के घर में साहिबा सभी के लिए चाय बनाने में लग गई। अख्तर तो कुछ बोल पाने की औकात खो चुका था। तभी रफीक ने मुझसे कहा, समीना आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। पूरी जिंदगी मेरी माँ ने अपने शौहर के जुल्म को झेला। मेरा बाप ऐसा जालिम इंसान था जो शराब के नशे में मेरी माँ को बुरी तरह पीटता और उसे अक्सर घर से निकाल देता। वह अपने शौहर के जुल्म से तंग आकर मरना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ के मरने से पहले ही मेरा बाप कैंसर से मर गया। मेरी माँ ने मेरी खातिर सब कुछ झेला था। मैंने अपनी माँ के बुरे हालातों को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरी करने के खातिर कुछ भी कर सकता था। मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन माँ की ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने नाजो से शादी कर ली। मैं अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने अपने चचेरे भाई अख्तर को नाजो के करीब जाने के लिए मनाया, ताकि वे नाजो की उन जरूरतों को पूरा कर सके जो मैं नाजो को नहीं दे सकता था। लेकिन नाजो ने अख्तर को ही अपना सब कुछ मान लिया और एक दिन दोनों मेरठ छोड़कर दिल्ली आ गए। रफीक की बातों को सुनकर मुझे मर्द जात से नफरत होनी शुरू हो गई थी। रफीक ने अपनी माँ को खुश करने के लिए एक साथ कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था। मैंने गुस्से में कहा, जब एक बीवी भाग गई थी और तुम्हें अपनी कमजोरी अच्छी तरह से पता थी, तब मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। साहिबा चाय लेकर आई, लेकिन मैंने उसकी चाय को छुआ भी नहीं। अख्तर के घर में अब मेरा दम घुटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अगल बगल बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन थे। मैं झट से उठी और वहां से निकलकर सीधे जाकिर नगर अपने घर पहुंच गई, जहां निखत और मेरी सास मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब ये दोनों भी मुझे दुश्मन ही नजर आ रहे थे। मैं अपने कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और सीधे मेरठ के लिए निकल आई। मैंने रफीक को मैसेज कर दिया था कि मैं अब कभी लौट कर दिल्ली नहीं आऊंगी। अपनी माँ की खुशी के लिए किसी औरत को ढूंढ लो। धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। मैं अपने मायके में अपने भाई और भाभी के बीच रहकर खुश नहीं थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरा अपना कोई घर नहीं था, इसलिए भैया के घर पर रहना भी मेरी मजबूरी बन गई थी। एक दिन मैं सुबह उठी ही थी कि साहिबा का कॉल आया और उसने बताया कि उसकी बहन नाजो का इंतकाल हो गया है। हो सके तो आज ही दिल्ली पहुंच जाइए। मैं दिल्ली ना जाने की कसम खाकर मेरठ आई थी, लेकिन खबर ऐसी थी कि मुझे दिल्ली जाना ही पड़ा। मेरे भैया के लिए तो नाजो पहले ही मर चुकी थी, इसलिए नाजो के जनाजे में शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया था। मैं अकेले ही सादिक नगर पहुंची और अगले कई दिनों तक मैं साहिबा के घर पर रही। एक दिन मैं साहिबा के फ्लैट की बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम थी कि साहिबा मेरे करीब आई। साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अख्तर को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है।
हो सके तो उसे माफ कर दो और अपनी जिंदगी की गाड़ी को पुरानी पटरियों पर ले जाओ। साहिबा की ये बात सुनकर मैं कुछ ना बोली और मेरठ जाने की तैयारियों में लग गई। साहिबा खाना बना चुकी थी, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। मैंने अपने फोन से रेलवे स्टेशन तक के लिए कैब बुक कर लिया और अपना सामान उठाकर निकलने ही वाली थी। साहिबा एक बार फिर मेरे करीब आई और बोली, तुम्हारी कैब यहाँ पहुँचने से पहले ही रफीक और अख्तर यहाँ पहुँच जाएंगे। कैब कैंसिल करो और मेरठ मत जाओ। मैंने गुस्से में साहिबा से कहा, साहिबा तुम खुद को समझती क्या हो? मैं कोई खिलौना नहीं जो कोई भी मर्द मुझसे अपने हिसाब से खेले और फिर उसे डस्टबिन में फेंक दे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले जिंदगी नहीं जी सकती? अकेली ना भी जीऊं तो मेरी जिंदगी में अख्तर जैसा इंसान दोबारा क्यों? मैं किसी मर्द के बिना भी जी सकती हूँ। मुझे अब ना तो रफीक जैसे इंसान की जरूरत है और ना ही अख्तर जैसे धोखेबाज की। मुझे परेशान ना करो साहिबा। मेरी बात खत्म होने से पहले ही दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई तो मैं झट से अपना सामान लेकर दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन वहां मेरी कैब की जगह रफीक की गाड़ी थी। जिसमें से रफीक को उतरते देखा तो मैं गुस्से से लाल हो गई। रफीक के साथ अख्तर भी गाड़ी से उतरा। आखिरी में जो आदमी गाड़ी से उतरा वह मेरा भाई रिजवान था। भैया के साथ मेरी भाभी भी थी। मेरी कैब कैंसिल हो चुकी थी और हम सभी लोग साहिबा के ड्राइंग रूम में बैठे थे। मेरे भैया भाभी ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब किसी भी सूरत में अख्तर को नहीं अपना सकती थी। तभी अख्तर मेरे करीब आया और बोला, मुझे माफ कर दो समीना, मैं अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा हूँ। अख्तर की बात पर मेरा मन किया कि उसे जोर से थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई थी। तभी रफीक ने पेपर मेरे सामने करते हुए कहा, ये तलाक के पेपर हैं, इसमें साइन कर दो और हो सके तो मुझे भी माफ कर दो समीना। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और आखिरकार अख्तर फिर से मेरा शौहर बन चुका है। 1 साल बीत चुके हैं। रफीक की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जाकिर नगर में रफीक अब अकेला ही रहता है। जिंदगी में इतने जोड़ तोड़ के बाद भी रफीक को सिवा तन्हाइयों के कुछ नहीं मिला। निकाह अब 8 साल की हो चुकी है और मेरे साथ सादिक नगर में ही रहती है। मेरी सगी बहन नाजो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साहिबा अब मेरी जिंदगी में मेरी सगी बहन से ज्यादा अहमियत रखती है। मैंने अब तक अख्तर और रफीक को दिल से माफ नहीं किया है, लेकिन जिस अख्तर को मैंने अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था, अब वही अख्तर एक बार फिर से मेरे दिल की गहराइयों में समा चुका है। लेखिका मीमा राय। कहानी की सीख। रफीक की एक गलती की वजह से समीना की जिंदगी तो उजड़ ही गई थी, नाजो की जिंदगी में भी भूचाल आ गया था। रफीक की एक गलती से 2 सगी बहनें बर्बाद हो गई। अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए दूसरों की जिंदगियों को दांव पर लगाने का नतीजा हमेशा बर्बादी ही होता है। इतना याद रखो, अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने वाले लोगों का हर्ष आखिरकार में रफीक जैसा ही होता है। आखिरकार रफीक को सिवाय तन्हाइयों को क्या हासिल हुआ? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्त। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे ससुराल में कुछ ऐसे सोच के लोग थे। पुरानी कहावत है ना, जितनी लाठी उतनी ही ताकत। वे घर में लड़की होने पर बहुत अफसोस किया करते थे और बहू पर बहुत जुल्म किया करते थे। फूटी किस्मत थी मेरी, उस घर की बहू बन गई थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई हुई तो ससुराल वाले कहने लगे, अगर बेटी पैदा हुई तो हम बेटी को तुम्हारे ही सामने जिंदा मार देंगे, डॉक्टर के बताए गए डेट से। आज ही मेरा बच्चा पैदा होने वाला था। सब ससुराल वाले अस्पताल में ही साथ आए थे। मेरी डिलीवरी हुई तो मेरी बेटी पैदा हो गई। मैं बहुत परेशानी में अस्पताल की दूसरी तरफ से बेटी को अपने गोद में उठाकर भाग गई थी। फिर अचानक एक आदमी ने, अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं सड़कों पर यूं ही भागती चली जा रही थी। मेरा सांस फूल रहा था, लेकिन उस टाइम यहाँ रुकना मेरा खतरे से खाली नहीं था। कभी भी ढूंढते हुए मेरे पीछे आ सकते थे। बहुत देर भागते रहने के बावजूद भी थककर सड़क के किनारे बैठ गई थी। मैं उनके घर से भागकर बहुत दूर निकल आई थी और मुझे यकीन था कि वे लोग यहाँ तक नहीं आएंगे। मेरी हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। 4 घंटे पहले मैंने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे।
लेकिन अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसे गोद में उठाया, अस्पताल से बाहर आ गई थी। मेरी ऐसी हालत थी, तो ऐसा सोचना भी बहुत मुश्किल था, जो हालत से मैं गुजर रही थी, मेरे लिए ये नामुमकिन था। बल्कि इस तरह मेरा भागना ही मेरी ज़िंदगी में लिखा है। मैं पहले से ही अनाथ लड़की थी, जिसे उसके मौसी ने पाल-पोस कर बड़ा किया था। मुझे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मौसी के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बोझ थी। जब मौसी को पता चला कि उनका ननद का इकलौता बेटा मुझ जैसी अनाथ पर अपना दिल हार बैठा है, तो उनके गुस्से की हद न रही और एक दिन चुप से उन्होंने मेरा रिश्ता दूसरे शहर मौसा जी के दोस्त के बेटे के साथ कर दिया था। बहुत बूढ़े हो गए थे और बीमार रहने लगे थे, इसलिए मौसी के आगे उनकी एक न चलती थी। कुछ दिनों बाद अपने थोड़े रिश्तेदार के होते हुए उन्होंने चुप से पंकज से मेरी शादी करवा दी थी। मौसा जी के दोस्त का बेटा उन दिनों अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने निकल जाता था और मेरी सास उनकी गैर मौजूदगी का पूरा पूरा फायदा उठाया करती थी। मैं पहले ही एक अनाथ लड़की थी, इसलिए उनके फैसले के खिलाफ जाने की मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं अपने मौसी के गले लगकर बहुत रो रही थी और मैं पंकज के साथ चलकर दूसरे शहर चली आई थी। मुझे लगा था कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है, मेरा पति सुख दुख में मेरे साथ होगा। माँ बाप की जो कमी मेरी जिंदगी में एक दर्द पैदा कर चुकी थी, शायद अब वह पूरी खत्म हो जाती। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये रिश्ता मेरे लिए जलते अंगारों से कम नहीं होगा। पंकज के घर में बहुत सारे लोग थे। पंकज के 6 भाई थे और 4 बहनें थी। सब के सब छोटे से घर में रहा करते थे। पंकज सब भाइयों से सबसे बड़ा था और मैं घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। लेकिन मुझे बहू नहीं, असल में नौकरानी बनाकर लाया गया था। शादी की पहली रात पंकज ने मुझे यकीन दिलाया कि हर मुश्किल में मेरा साथ देगा और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सारी रात वह मुझ पर अपनी बेपनाह मोहब्बत लुटाते रहे और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की बंजर जमीन में बारिश की ठंडी ठंडी हल्की बारिश पड़ रही हो। लेकिन ये खुशी मुझे ज्यादा टाइम तक रास नहीं आई थी और हर बार की तरह इस बार भी मैं खाली हाथ रह गई थी। खुशियां एक दफा फिर मुझसे रूठ गई थी और आजमाइशों ने मेरे मुकद्दर में अपनी जगह बना ली थी। शादी के अगले दिन मुझे मेरी औकात का अंदाजा हो गया था, जब मेरी सास ने सुबह सुबह ही कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। दरवाजा खोलते ही मुझे देखकर मुझ पर बरसने लगी थी। हैरान परेशान सी खड़ी उन्हें मैं देख रही थी और वह कहती चली जा रही थी। उन शब्दों की बारिश ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया था। ये कह रही थी कि मैं यहाँ तुझे अय्याशी करने के लिए नहीं लाई। तुझ जैसी अनाथ को खाली हाथ लाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, तू आज से इस घर के सारे कामकाज देखोगी। सुबह के 8 बजने वाले हैं और तू अभी तक महारानी बनकर सोई पड़ी है। तेरी मौसी ने तो ये कहा था कि तू बहुत काम किया करती है और तू बहुत समझदार है, लेकिन मुझे तो कोई कामचोर मालूम हो रही है, जिसे सवेरे उठने का भी नहीं पता। अपनी सास द्वारा कहे गए शब्द सुनकर मैं जमीन में गड़ती जा रही थी। मेरी मौसी ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेला था। पंकज की माँ ने मुझे एक नौकरानी के तौर पर ब्याह कर लाई थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी ननद कहने लगी, हमारे भाई को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश भी मत करना। मम्मी के सिवा किसी की बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए ऐसा कोई काम न करना जिसकी वजह से तुम्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दे। अपनी बड़ी ननद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में मुझे धमका रही थी। मैंने चुप से सर झुका ली थी, लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैंने रसोई संभाला और तेजी से सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी ही देर में पंकज कमरे से उठकर आए और मुझे काम करता हुआ देखकर वापस चले गए थे। मेरा दिल कट कर रह गया था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे किस्मत में क्या लिखा गया है। सारी जिंदगी ऐसे ही ताने सहती रहूंगी, लेकिन ना जाने क्यों पंकज से मिलने के बाद मैं बहुत सी गलतफहमियां पाल ली थी। दिल में एक उम्मीद जाग गई थी, अब तो मेरी जिंदगी में भी एक मजबूत सहारा आ गया है। लेकिन ये उम्मीद जो पूरी तरह टूटी तो मैं खुद को संभाल ना पाई। अब तो मेरा दिल करछी करछी होकर रह गया था। मेरी बड़ी ननद ने ठीक ही कहा था, पंकज अपनी माँ की हर बात आंख बंद करके विश्वास करता था। इसलिए मैं चुप्पी की चादर ओढ़ ली थी। सुबह से लेकर रात तक मैं पागलों की तरह घर के कामों में जुटी रहती। जब रात आती तो पंकज मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थकान से मेरा पूरा बदन टूटता रहता था और मुझे पंकज की मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और उनका मेरे पास होना
जिंदगी बुरी तरह से मुझे मौत दे चुकी थी। दिन धीरे-धीरे बीतने लगे थे जब ही मेरी जिंदगी में एक ठंडी हवाओं का झोंका आया और मुझे एक अनोखा सा सुकून बख्श दिया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। जब एक दिन घर के काम पड़े हुए थे, मैं बुरी तरह चक्कर खाकर गिर गई तो मजबूरन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं पेट से हो गई हूँ। उस खबर से जैसे मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे डॉक्टर ने मुझे नई ज़िंदगी बख्श दी है। मैं खुशी से दीवानी हो रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब ये खबर पंकज को पता चलेगी तो वह कितना खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी उसी टाइम मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा था कि हमें लड़का ही चाहिए, अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल कर रह गया था। लड़का या लड़की ये सब तो भगवान की मर्जी थी, मैं बेचारी क्या कर सकती थी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी, अगर मेरी सास को लड़का चाहिए तो वह लड़की पैदा होने पर जरूर उसने नुकसान पहुंचाएगी। मेरी जिंदगी सबसे बड़ी खुशी भी परेशानी में बदल गई थी और उठते बैठते दिन रात ही सोचने लगी, अगर मेरे घर लड़की पैदा हुई तो क्या होगा। कई दफा मैंने पंकज से इस बारे में बात करना चाही, लेकिन पंकज हमेशा यही कहता था, तुम अभी इसके बारे में क्यों सोचती हो, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा गोद बेटे से भर दे। कभी भी मुझे समझ नहीं आया था कि पंकज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फर्क क्यों नहीं करते थे। वह तो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके घर में मुझ पर किस तरह से जुल्म ढाए जाते हैं और उनकी माँ का स्वरूप मेरे साथ कैसा है। लेकिन पंकज ने कभी भी मेरी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे प्रेग्नेंट हुए 6 महीने बीत गए थे और इन 6 महीनों में पूरी तरह से परेशानी में बिताए थे। हर टाइम एक ही सोच मुझ पर हावी रहती थी, अगर मेरी बेटी हो गई तो मेरी बेटी के साथ ये लोग क्या करेंगे। मेरा दिल बुरी तरह से दहल जाता था। मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। मैंने सोच लिया था, अगर भगवान ने मुझे ये लक्ष्मी दी है तो ये सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से फरार हो जाऊंगी। मुझे पंकज से कोई खास उम्मीद नहीं थी। पंकज ने आज तक कभी मेरे हक में एक बात तक ना कही थी। वह अपनी बेटी की जिंदगी के लिए क्या करते, वह तो अपनी माँ के हर हुक्म पर अपना सर झुका दिया करते थे और मेरी सास को सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए था। पंकज को कभी नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन घर से बाहर भी बिताने पड़ते थे। मेरे दिन यूं ही बीत रहे थे। जब मुझे दर्द होने लगा, मैंने अपनी सास को अपने जिस्म में उठने वाले दर्द के बारे में बताया तो कहने लगी, पहले सारे कपड़े धो लो, फिर तुम्हें अस्पताल लेकर चलूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरी सास इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं। लेकिन मेरी सास को मुझ पर जरा भी तरस ना आया और मैंने गिरते पड़ते हुए घर के सारे कपड़े धो डाले। तभी मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। मैंने कुछ ही देर में खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही नर्स ने मुझे बताया कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ, मैंने दोनों हाथ नर्स के आगे जोड़ दिए थे और उससे कहा कि अभी मेरे ससुराल वालों को बच्ची की पैदाइश की खबर ना सुनाना। नर्स ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। मैंने उसे बहुत विनती की, मुझे मेरी बच्ची समेत यहाँ से निकाल दीजिए, वरना ये जालिम लोग मेरी बच्ची को किसी भी जगह फेंक देंगे। नर्स बहुत रहमदिल औरत थी। उसने मुझे पूरी तरह से चादर उड़ा दी थी और मेरी बच्ची को मेरी गोद में डाल दिया था और लेबर रूम के पीछे दरवाजे से भगाने में मेरी मदद की और कहने लगी, यहाँ सब कुछ मैं देख रही हूँ, तुम्हारे पास अब आधा घंटा है, तुम यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। मैंने दिल से नर्स के लिए प्रार्थना की और भागते भागते उस खाली सड़क पर जाकर बैठी थी। मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि जिंदगी में मुझे पहली बार अपना कोई खूनी रिश्ता मिला था। मुझे सड़क पर बैठे हुए कुछ ही देर बीते थे कि तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और बूढ़ा और बूढ़ी गाड़ी से उतरकर मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक छत चाहिए जिसके नीचे मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ बिता सकूं। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए सिसक ही रही थी कि उन लोगों को मुझ पर बहुत तरस आया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वे लोग मुझसे ज़्यादा सवाल करते, इसलिए मुझे कोई टाइम नहीं हुई। उन्होंने कहा, बेटी हमारे साथ चलो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में जगह देंगे। मेरे लिए वे लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर कितनी देर बैठी रह सकती थी, इसलिए मैंने उनका कहा मान लिया और उनकी गाड़ी में बैठ गई। यूं भी जिंदगी ने मुझे इतने जख्म दिए थे, अब मैं पत्थर हो गई थी। वह मुझे सहारा देकर अपने घर ले आए।
वह दोनों बुजुर्ग जोड़ा एक आलीशान बंगले में रहा करते थे। नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। मुझे और मेरी बच्ची को भी रहने के लिए कमरा दे दिया गया और दोनों ने मुझसे कहा कि तुम हमें माँ-बाप कहकर पुकार सकती हो क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और औलाद के लिए तरसते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो बाहर शहर चला गया है। कभी-कभी लौट कर आता है और दोनों ने मेरी बेटी का नाम उमा रख दिया था। मैं उन दोनों के घर बड़े तसल्ली से ज़िंदगी बिता रही थी। मैंने उन्हें बताया मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। वह मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भाग आई हूँ। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरा पति जिंदा है क्योंकि मेरे लिए पंकज का जिंदा होना बिल्कुल ना के बराबर था। माँ पापा ने मेरी बेटी को अपनी गोद में लिया और इस तरह प्यार दिया कि मैं हैरान रह गई। मैं आज तक मोहब्बतों के लिए तड़पती रही थी, लेकिन मेरी प्यारी सी बेटी बहुत ही खुशनसीब थी। उसे ऐसे लोगों की मोहब्बत नसीब हुई थी, टाइम पर लगाकर उड़ रहा था और मेरी बेटी अब साल भर की होने वाली थी। जब वह दोनों बुजुर्ग भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए और बिस्तर से लग गए, एक दिन मेरे पापा हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटी तुम मुझे बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह इस घर में जगह दी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम एक दफा फिर से बेसहारा हो जाओ। उमा को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है और मैं कभी भी उसे तकलीफ में देखने का सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं और तुम्हारी माँ ने सोचा है कि हम दोनों की बीमारी को सुनकर हमारा बेटा वापस आ रहा है, हम उसे तुम्हारी शादी करवा देंगे और तुम हमेशा इज्जत से हमारी चारदीवारी में जिंदगी बिता सकोगी। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन था कि मैं पहले से ही शादीशुदा थी। मेरा और पंकज का रिश्ता आज भी वैसे का वैसे था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये लोग मेरी जिंदगी में किसी भगवान की शक्ति की तरह शामिल हुए थे। मैं उन्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। माँ मुझे कहने लगी, बेटा मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ भी नहीं होगी। उनकी उम्मीद भरी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं उन लोगों का मन नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं चुप हो गई और उन्हें भी बता न सकी कि मैं एक विधवा नहीं बल्कि मेरा पति जिंदा है। उनके बेटे के आने में अभी 2 दिन बाकी थे और मेरी चुप्पी ने जैसे उन्हें नई जिंदगी दे दी थी। वे लोग इस तरह शादी की तैयारी कर रहे थे। मैं बहुत हैरान रह गई थी। मेरे लिए पल बिताना मुश्किल था। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं उनके बेटे को अपनी शादी के बारे में बता दूंगी ताकि मुझे ये पाप ना करना पड़े। आज सुबह ही घर में खूब रौनक थी। आज उन दोनों का बेटा जो आ रहा था, वे दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और मैं उनके पास ही बैठी थी और उमा हमारे बीच में खेल रही थी कि तभी गाड़ी की आवाज आ गई। मम्मी कहने लगी, लगता है मेरा बेटा आ गया। उनके चेहरे पर आने वाली खुशी बहुत ही अनमोल थी। जैसे ही उनका बेटा हमारे घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया, तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह भी मुझे देखा और भागता हुआ मेरी तरफ आया। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उमा को अपनी गोद में पकड़ लिया और डर से पीछे हटने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे यहाँ इस आदमी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगले ही पल ये सोचकर मेरी जान निकल गई कि माँ पापा ने कहा था कि उनका बेटा आ रहा है, ये तो मेरा पति पंकज था। मैंने उमा को छुपाने की कोशिश की तो वह मेरे करीब चला आया और कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने आंखें फाड़ कर उसकी तरफ देखी थी। उसका सारा ध्यान मेरी तरफ था। हम दोनों भूल चुके थे कि कमरे में इस टाइम माँ पापा भी थे। मैंने रोते हुए पंकज से कहा कि पीछे हट जाओ, मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं है। मैं अपना बीता हुआ कल पीछे छोड़कर आ गई हूँ। उमा मेरी बेटी सिर्फ मेरी बेटी है। पंकज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कह रहा था कि उसने मुझे हर जगह ढूंढा, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिली। मेरी जुदाई में तड़प गया था। वह कह रहा था कि उसे बेटी की पैदाइश पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि जब उसे पता चला कि उसके घर बेटी पैदा हुई है, तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन उस टाइम मैंने उसके होश उड़ा दिए थे। मैं हॉस्पिटल से बेटी को लेकर फरार हो गई थी और उसके घर वालों ने उससे कहा था कि मेरा कोई आशिक मुझे भगाकर ले गया है। लेकिन पंकज अच्छी तरह जानता था कि मुझे कोई भगाकर नहीं ले गया, बल्कि मैं उसके घर वालों से तंग आकर खुद ही भाग गई हूँ। उमा को अपनी गोद में लेना चाहता था, लेकिन मैं अभी भी डर के आगोश में थी। मैं उमा को उसकी गोद में देने से हिचकिचा रही थी। मैं कैसे मान लेती, उस आदमी ने शादी के 1 साल तक कभी मेरे हक में आवाज ना उठाई थी।
अपनी माँ के जुल्म के खिलाफ एक शब्द भी ना कहा था। और वह मेरी बेटी के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता होगा, जबकि उसकी माँ को मुझसे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए था। मम्मी हैरत से पंकज से पूछ रही थी कि ये सब क्या माजरा है। ये दोनों तो बिल्कुल बेखबर थे। उनकी नज़र में तो मैं एक विधवा थी। और मैं भी तो ये जानना चाहती थी कि पंकज उन बुजुर्गों का बेटा कैसे हो गया। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया था और पापा ने उमा को अपनी गोद में लिया था। उसके बाद एक-एक करके सारी कड़ी खुलती चली गई। पंकज मेरे इन माँ-बाप का बेटा था, जिसे पंकज के चाचा ने गोद लिया था, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। जबकि माँ-पापा का पंकज के बाद भी एक बेटा था, इसलिए उन्होंने खुशी से पंकज को चाचा को गोद में डाल दिया था। पंकज को गोद लेने के बाद पंकज के चाचा के पास औलाद की खुशखबरी आ गई थी और देखते ही देखते उनका घर बच्चों से भर गया था। जब पंकज के 8 भाई-बहन और हो गए, पंकज कभी-कभी अपने माँ-बाप से मिलने के लिए चला जाता था। फिर एक हादसे में पंकज के बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो पंकज के माँ-बाप ने चाहा कि पंकज को हमेशा के लिए वापस ले लें, क्योंकि अब तो चाचा के घर बच्चों की कमी नहीं थी, लेकिन चाचा की नीयत पापा के पैसों पर थी और पंकज के जरिए आसानी से उन पैसों का मांग भी कर सकते थे। इसलिए चाची ने पंकज को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। उसे भी पलटकर वापस नहीं आने दिया। कभी-कभार मिलने के लिए आ जाता और पापा से पैसे लेकर वापस चला जाता था। चाची उसे हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करती और आत्महत्या की धमकी देती थी। चाची से वह बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि उसके पैदा होने के बाद पंकज ने उन्हें अपनी माँ-बाप के रूप में देखा था। उनकी हर बात खुशी से मान लेता था। कुछ ही सालों पहले चाचा माँ-पापा के पास आए थे और उनसे कहा कि पंकज को पढ़ने के लिए बाहर विदेश भेजना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। अपनी बेटे की पढ़ाई का सुनकर पापा ने जल्दी से उन्हें 20 लाख रुपए दे दिया था। चाची ने उन 20 लाख रुपए से अपने जेवर बनवा लिए, जिसकी खबर पंकज को बाद में हुई और उसे अपनी माँ की लाज रखने के लिए उस झूठ की वजह से पंकज को आगे की पढ़ाई करनी पड़ी। माँ-पापा भी समझते रहे कि उनका बेटा बाहर में पढ़ रहा है, लेकिन जब पंकज यहाँ एक मामूली सी नौकरी कर रहा था और चाची ने एक नौकरानी रखने की बजाय पंकज की शादी मुझसे करने के लिए अच्छा समझा था, ताकि उन्हें मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाए। मुझसे बेटा पैदा करवाकर पंकज को ज़्यादा अपने काबू में करना चाहती थीं और मेरे बेटे के नाम पर भी माँ-पापा से पैसे खूब लूटती रहतीं। पंकज चाचा के लिए सोने का खजाना था, जिसके ज़रिए वह बार-बार पैसों की माँग करा करती थी। पंकज अभी भी बाहर विदेश से नहीं, बल्कि चाचा के घर से आ रहा था और उसे चाची की इज़्ज़त के खातिर ज़्यादा झूठ बोलना पड़ा था। लेकिन मेरी यहाँ मौजूदगी पर अपने जज़्बात पर काबू न रख पाया और सारा सच खुलकर सामने आ गया। पंकज कह रहा था कि जब मैं अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग गई, तो उसे एहसास हुआ कि वह मेरे साथ कितना जुल्म कर चुका है। उसने मेरे साथ 1 साल का टाइम बिताया था और उस 1 साल में मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देखी थी। पंकज को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह अपनी हर गलती पर शर्मिंदा था। पापा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्हें मालूम था कि उनका बेटा गलत हाथों में चला गया है, इसलिए वह झूठ पर झूठ बोलता रहा। पापा ने मुझे अपने सीने से लगाया और कहने लगे कि हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू हो। अब से तुम हमारे ही घर में रहोगी। वह हद से ज्यादा उमा को प्यार करने लगे। पहले भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी, अब तो उमा उनकी पोती साबित हुई थी। पापा ने पंकज से कह दिया था, अगर तुम्हें अपनी चाची के पास जाना है तो जा सकते हो, लेकिन उमा और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएंगी। पंकज ने उमा को अपने सीने से लगाया और पापा से कहने लगा, मैं अपनी औलाद के लिए बहुत तड़पता हूँ। मुझे इस टाइम आपकी तकलीफ का भी अंदाजा हुआ। बड़े भाई की मौत के बाद दोनों कितने अकेले रह गए होंगे। आपको तो मेरी कितनी जरूरत थी, लेकिन मैंने कभी इस बात को महसूस नहीं किया। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान ने चाची की गोद में बहुत सारी औलादें डाल दी हैं और वह उनके साथ खुशी-खुशी जिंदगी बिता सकती हैं। पंकज ने मुझसे माफी मांगी थी। मैंने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे माँ-पापा जैसे इंसानी रिश्तों के साथ प्यार हो गया था। मैं पंकज और उमा और माँ-पापा के एक मुकम्मल फैमिली बन गई थी और हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गई थी। कभी इंसान के साथ तकलीफ है, तो कभी खुशी है, तो कभी परीक्षाएं, ये सभी साथ साथ चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मानकर बैठ जाएं। हमारे भगवान हमारे लिए कुछ ऐसा सोच नहीं रखते।
बल्कि उस टाइम पर हम बहुत मजबूत ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। बस हमें हर हाल में भगवान की कृपा करनी चाहिए। मैंने कभी भी भगवान की कृपा नहीं छोड़ी। भगवान ने जिस हाल में रखा, मैंने उस हाल में उनकी कृपा नहीं छोड़ी। आज इसका इनाम मुझे खूबसूरत रिश्तों के तौर पर मिल गया है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।